नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की साइंस और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गति या फिर मोशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर के बारे में कुछ भी डाउट वगैरह है ना, तो आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जितने भी डाउट है मन में सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि मतलब गति चैप्टर जो है इसके कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, है ना। और ये क्या है कि ना बहुत ही आसान सा चैप्टर, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में ना इसके लिए डर बना रहता है, ठीक है। तो आइए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं गति क्या होती है, ठीक है भाई। जैसे कि नाम लिखा हुआ गति, गति का मतलब क्या होता है, मतलब आप कब कहेंगे कि कोई चीज़ गति में है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई भी जो हर किसी भी पदार्थ की जो या किसी भी वस्तु की जो स्थिति है, अगर वो समय के साथ साथ चेंज हो रही है या परिवर्तित हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं वो पदार्थ या वो वस्तु कैसे गति में है ना। जैसे कि मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम चलते हैं तो हमारी जो स्थिति होती है समय के साथ साथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। अभी हम यहाँ पर खड़े थे और कुछ समय बाद हम यहाँ चले गए, है ना। हम चल रहे हैं, पहले हम यहाँ खड़े थे, ठीक है। अभी हम यहाँ खड़े हैं और कुछ समय के बाद फिर हम यहाँ चलते हुए यहाँ पहुँच गए। तो क्या देख रहे हैं, हमारी जो स्थिति है वो समय के साथ साथ चेंज हो रही है। पहले हम इस ए बिंदु पे खड़े थे और यहाँ चल के हम बी बिंदु पे चले गए, है ना। तो क्या देखा, हमारी जो स्थिति है वो समय के साथ साथ चल रही है। आपको पता है समय तो भाई किसी के लिए नहीं रुकता है ना, समय तो निरंतर गतिशील है। तो अभी मान लिया अभी यहाँ जो जब ए पर खड़े हैं तो टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है। जब यहाँ से फिर हम चलते बी पर पहुँचे तो टाइम कितना हो गया, 9 बज गए। तो क्या देख रहे हैं, समय के साथ साथ हमारी जो स्थिति है वो बदल गई। 8 बजे तो हम ए पॉइंट पर थे और 9 बजे हम कहाँ पर आ गए, बी बिंदु पे आ गए, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब ये हम क्या गति में है ना। गति का मतलब ये होगा कि किसी भी वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित हो रही है, समय के साथ साथ लगातार चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे वस्तु कैसे है, वस्तु गति अवस्था में है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी बात की गति क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर आता है विश्राम क्या होता है, ठीक है। विश्राम, ये तो गति बड़ा, फिर आता है विश्राम। विश्राम समझते हैं आप, मतलब बहुत से बच्चे विश्राम मतलब क्या होता है, आराम करना, रेस्ट करना। हाँ, तो इंग्लिश में रेस्ट, हिंदी में बोलेंगे विश्राम, ठीक है। विश्राम का मतलब ये होगा कि जो वस्तु है उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। मान लीजिए एक टेबल है आपके पास, ठीक है। इस टेबल पे कुछ बुक्स रख दिया आपने, ठीक है। ये टेबल बनाया हमने, ठीक। और इस टेबल पे हमने यहाँ पे कुछ बुक्स रख दी, एक बुक यहाँ रख दी, एक बुक यहाँ रख दी, ठीक है। अब हमने देखा जो टेबल पे जो बुक रखी हुई है, मान सुबह 8 बजे देखा हमने तब भी ये बुक यहीं पर रखी हुई थी इस टेबल पे। फिर 9 बजे आगे देखा जब भी टेबल पे वहीं उसी जगह पे बुक रखी है। तो क्या देख रहे हैं, समय तो बढ़ रहा है, समय 8 से 9 1 घंटा हो गया, लेकिन किताब की जो स्थिति थी वो बदली नहीं। बदली, किताब तो जहाँ जिस बिंदु पर रखी थी, जिस जगह पर रखी थी वहीं पर रखी हुई है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मान लो कोई आदमी एक जगह पर खड़ा है, ठीक है, सुबह से शाम तक एक जगह पर खड़ा है वो, ठीक है। वो मतलब वो चल ही नहीं रहा। तो क्या देखेंगे हम कि उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ साथ चेंज हुई नहीं हुई। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसे, अभी वो विश्राम में है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा कि गति क्या होती है और विश्राम क्या होता है ना। तो मैंने बताया अभी जैसे कि जब कोई किसी भी वस्तु की जो स्थिति है जब वो समय के साथ साथ लगातार चेंज होती रहती है या लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो हम बोलते हैं वो वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। लेकिन जब किसी वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होती, वो एक ही जगह पर रखी रहती है वस्तु, तो हम ये बोलेंगे वस्तु कैसी हो, विश्राम अवस्था में है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई वस्तु एक ही समय पर गति अवस्था में भी और विश्राम अवस्था में भी हो सकता है क्या? कोई वस्तु एक ही समय पर गति अवस्था में भी, मतलब चल भी रही हो, और विश्राम में भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, सोचिए कभी। क्या लगता है आपको, संभव है? देखिए ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। ये कैसे, देखिए मैं बताऊँ आपको। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ट्रेन में, ठीक है। जब ट्रेन में जा रहे हैं तो जब आप ट्रेन के बाहर देखेंगे तो क्या आपको लगेगा, और ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर बैठ के जाकर ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जब आप ट्रेन के बाहर देखेंगे तो ट्रेन के बाहर के जो पेड़ पौधे देखेंगे, है ना, या फिर ट्रेन के बाहर जो लोगों के घर वगैरह बने होंगे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि भाई घर तो पीछे छूटते चले जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे वो सब पीछे छूटते चले जा रहे हैं और हम आगे की तरफ भागते हुए जा रहे हैं। तब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम क्या है, गति अवस्था, मतलब हम चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। यही है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। जब हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, ट्रेन में या बस में कहीं भी बैठे हैं और ट्रेन चल रही है,
तो हमें ऐसा महसूस, बाहर देखेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि बाहर की चीज़ें वो हमसे पीछे छूटती चली जा रही है और हम आगे भागे जा रहे हैं, मतलब हम गति अवस्था में, हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक, लेकिन अब ट्रेन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, हमारे सामने कोई बंदा बैठा है, हमारे साइड में कोई बंदा बैठा है, आमने सामने बंदे, हम साइड वाले बंदों को देखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा, जैसे कि वो जहाँ पे बैठा हुआ है वो वहीं पर ही बैठा हुआ है, समय तो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में कोई चेंज आया नहीं आया, ना ही कोई हमारी स्थिति में चेंज आया, मतलब वो जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आप भी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं ए पॉइंट पर, ठीक है, और बी पर कोई आदमी बैठा है, यहाँ सी पॉइंट पर कोई बैठा है, यहाँ डी पॉइंट पर कोई बैठा है। बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे और जो घर मकान है उससे पीछे छूटते चले जा रहे हैं, जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप गति अवस्था में। लेकिन जब आप आप ए पर बैठे हैं और बी और सी जो डी सीट पे कोई और बैठे हैं, जब आप इन सबको देखते हैं, इन तीनों को देखते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप तो भाई रेस्ट में ही है, मतलब आप तो विश्राम अवस्था में हो, कि आप जहाँ बैठे थे वहीं पर ही बैठे हुए हैं, आपकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं है, आप तो जिस सीट पर बैठे उसी सीट पर बैठे हुए हैं। भाई बी सी और डी को देख के आपको लगेगा आपकी स्थिति तो कोई चेंज ही नहीं हुई, आपकी पोजीशन जहाँ पर थी वहीं पर ही है, तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि आप विश्राम अवस्था में है। मतलब एक ही व्यक्ति क्या है, एक ही समय पर वो गति में भी हो सकता है और विश्राम अवस्था में भी हो सकता है ना। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। बाहर देखें, अगर बाहर देखते हैं ट्रेन के बाहर या बस के बाहर, तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम गति अवस्था में, लेकिन जब ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं अपने साथियों से अपनी तुलना करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हम विश्राम अवस्था में, हम चल ही नहीं रहे। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक, आगे की बात समझ में। अब इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद बात करें दूरी की और विस्थापन की। इसकी बात करेंगे, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो देखिए क्या होता है भाई, दूरी का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से, दूरी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ये मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका घर है, होम मतलब घर, ठीक है। तो स्कूल से घर, हमने मान लिया स्कूल से जब हम घर जा रहे हैं तो हमें स्कूल से घर जाते हुए हमें मान लिया अगर 5 किलोमीटर लंबी दूरी, 5 मीटर की लंबाई तय करनी पड़ रही है। ठीक है, मान लिया आप स्कूल से घर जा रहे हैं या फिर घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आपको 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ठीक है, तो हमें बोलिए स्कूल से घर जाते हुए या फिर घर से स्कूल जाते हुए 5 किलोमीटर की लंबाई तय करनी पड़ेगी। इस लंबाई को ही क्या बोलेंगे, हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, दूरी का मतलब ये होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय हमें जितनी लंबाई तय करनी पड़ती है, जितनी लंबाई हमें चलनी पड़ती है, उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। क्या बताया मैंने कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें जो कुल लंबाई तय करनी पड़ती है, जो कुल लंबाई हमें चलनी पड़ती है, उस कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, फिर दूरी कहते हैं। अगर हमारे स्कूल और घर के बीच की जो लंबाई है वो कुल लंबाई 5 किलोमीटर है, ठीक है, इसका मतलब ये हमारे घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी, 5 किलोमीटर है, मतलब हमें 5 किलोमीटर लंबाई तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे थे दूरी क्या होगी। दूरी तो आपको समझ में आ गई। इस बार बात करते हैं विस्थापन की। ठीक है, अब विस्थापन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा आपको ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा विस्थापन को। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइड में विस्थापन के बारे में बता दूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ए बिंदु, ये मान लिया कोई बी बिंदु है, और यहाँ पे मान लिया कोई सी बिंदु है। ठीक है, अब हमने मान लिया ए से बी के बीच की जो दूरी है मान लिया 3 मीटर है, और बी से सी के बीच की दूरी मान लिया 4 मीटर है। ठीक, अब ये कहा जाए कि ये निकालिए कि विस्थापन क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, विस्थापन पढ़ रहे हैं, विस्थापन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जिस बिंदु से कोई भी वस्तु चलना आरंभ करती है, ठीक है, जिस बिंदु से कोई भी वस्तु चलना आरंभ करती है उस बिंदु को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जिस बिंदु से कोई भी वस्तु चलना आरंभ करेगी इस बिंदु को बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु या फिर इनिशियल पॉइंट, और जिस बिंदु पर जाकर वस्तु चलना बंद कर देगी उस बिंदु को बोलेंगे क्या, अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु या फिर फाइनल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसे अंतिम बिंदु। मान लो कोई वस्तु है वो ए से चलकर बी पर गई, बी से चलकर वो सी पर चली गई, मतलब कोई व्यक्ति है मान लो ए से चलकर वो बी पे गया, बी से चलकर वो सी पे चला गया। अब ये कहा जाए बताओ कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी। ठीक है, तो दूरी निकालें तो क्या करेंगे, जो कुल लंबाई होगी उसकी ए से लेकर सी तक की उसको जोड़ लेंगे। कुल लंबाई कितनी, देखिए ए से लेकर बी तक कितनी लंबाई उसकी
3, और बी से लेकर सी तक कितनी है 4, तो 4 और 3 7, ये तो कितना आ गया, तो उसकी दूरी आ गई। मैंने कहा कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। 7 मीटर तो क्या आ गया, दूरी आ गया, दूरी आ गई कि उसने ए से सी तक जाने में 7 मीटर की दूरी तय करी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर निकालें विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है जो प्रारंभिक बिंदु होता है और जो अंतिम बिंदु होता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है उसे बोलते हैं विस्थापन। भाई बात समझ में क्या बता रहा हूँ मैं, कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, उस सबसे कम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब देखिए, जो प्रारंभिक बिंदु ये है आपके पास ए, और ये क्या आपके पास अंतिम बिंदु। अब देखिए इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी क्या हो सकती है। तो बेटा ध्यान रखना आप कि दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे कम दूरी है ना, वो एक सीधी लाइन ही हो सकती है। एक सीधी लाइन क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी होती है। अब बताइए, ये दो बिंदु हैं ए और सी, और इन दोनों के बीच में सीधी लाइन खींचने, तो सीधी लाइन कहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे भाई, है ना। तो ये जो लाइन बनी ए सी, ये क्या है, इसका विस्थापन आ गई। अब इसको हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है ना आपने क्लास 8 में, ठीक है। क्या होता है, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब। तो पढ़ रखा आपने, क्या कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, है ना। तो वही कर दिया हमने। लंब कितना है आपके पास 4, 4 का वर्ग, आधार कितना है 3, 3 का वर्ग, कितना आ जाएगा ये 4 चौक 16 और 9 25। अब यहाँ से कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग हटा के इस पर लगा देंगे वर्गमूल, कितना आ जाएगा, वर्गमूल 25 का कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या, विस्थापन कितना आ गया आपके पास, 5 मीटर आ गया। आई बात समझ में। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं जो विस्थापन और जो दूरी है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मैंने दूरी के बारे में तो आपको बता दी, जो कुल लंबाई होती है एक जगह से, जब हम एक किसी बिंदु से चल के जब दूसरे बिंदु पर जाते हैं, तो कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, कुल लंबाई जो होगी, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और विस्थापन क्या बताया मैंने, कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहे हैं, तो या फिर अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक। अब दोनों का मात्रक क्या होता है, दोनों का मात्रक तो क्या है, मीटर है। मतलब लंबाई को भी, दूरी को भी मीटर में नापेंगे, विस्थापन को भी हम नापते हैं मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। मात्रक समझते हैं क्या होता है, मात्रक मतलब किसी पदार्थ को हम किस, उसकी जो क्वांटिटी है उसे किस चीज़ में नाप रहे हैं। जैसे अगर हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया हमें चीनी दे दो, पूछते हैं ना भाई साहब कितनी चीनी चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, तो किलोग्राम जो क्या वो चीनी का मात्रा है, क्योंकि चीनी को हम किस में नाप रहे हैं, किलोग्राम में नाप रहे हैं। ऐसे दूध तो किस में नापते हैं, लीटर में, पानी को लीटर में, तेल को लीटर में, है ना। तो जिस चीज़ में किसी वस्तु को नापा जाता है वो उसका मात्रा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूरी जो है, विस्थापन और दूरी को हम मीटर में नापते हैं, ठीक। अब दूसरी बात करें, जो दूरी है कभी भी जीरो नहीं सकती, ठीक है। अगर वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, कोई व्यक्ति है वो चल रहा है, तो उसकी जो दूरी है कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके अलावा जो दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। जो दूरी है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। लेकिन जो विस्थापन है ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और ये माइनस में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई वस्तु है वो कोई आदमी है वो ए से चलकर बी पर गया, ये मान लीजिए बी बिंदु है, इससे कहाँ गया, बी पर गया, और बी से वापस कहाँ पर आ गया, ए बिंदु पर आ गया। पहले वो ए से गया बी पर, फिर बी से वापस आ गया वो ए पर आ गया। तो उसका बताइए आरंभिक बिंदु कौन सा है, भाई उसने ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए क्या हो गया, उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। और बी पर गया, बी से फिर से वापस ए पे आ गया, तो उसका अंतिम बिंदु क्या हुआ, वो भी ए हो गया। मतलब अंतिम बिंदु भी ए है और प्रारंभिक बिंदु भी क्या है, ए है। जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु जब दोनों एक ही होते हैं, तो ऐसे केस में जो विस्थापन होता है जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का मतलब क्या है, आरंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है उनके बीच की सबसे कम दूरी। अब दोनों बिंदु तो एक ही बिंदु पर है ना, एक ही जगह पर दोनों बिंदु है, दोनों के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, तो ऐसे केस में जो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। और ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। हमारा अगला टॉपिक है एक समान गति और असमान गति, ठीक है। एक समान गति और असमान गति मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई माना एक वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, पहले घंटे में दूरी तय करती है 50 मीटर, फिर दूसरे घंटे में भी 50 मीटर, फिर तीसरे घंटे में 50 मीटर, फिर चौथे घंटे में भी 50 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी क्या कर रही है, हर एक घंटे में समान दूरी तय कर रही है। तो मतलब इसका ये है, इसे इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, फिर एक समान गति कहेंगे, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक घंटे में 50 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, गति कैसे, उसकी एक समान गति है, ठीक है।
आगे बात समझ में? क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। इसी तरह की गति में समय अंतराल छोटा या बड़ा हो सकता है। अभी हम देखते हैं अब हम अब बात करेंगे असमान गति का। असमान गति की का मतलब ये है, मान लीजिए पहले घंटे में तो पहले घंटे में तो कोई गाड़ी है वो चल रही है 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चल रही है 40 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में चल रही है 60 किलोमीटर, चौथे घंटे में चल रही है 70 किलोमीटर, पाँचवें घंटे में चल रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पाँचवें घंटे में उसने 20 किलोमीटर दूरी तय करी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि समय अंतराल में, अलग अलग समय अंतराल में जो गाड़ी है क्या कर रही है, वो अलग अलग दूरी तय कर रही है ना। मतलब हर एक घंटे के अंदर पहले घंटे में उसने किया 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में उसने 40 किलोमीटर दूरी तय करी, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करी, चौथे घंटे में 70, पाँचवें घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करी। तो क्या देख रहे हैं, अलग अलग, मतलब हर बार गाड़ी क्या कर रही है, हर एक घंटे में अलग अलग दूरी तय कर रही है। मतलब यहाँ पर जो दूरी है, मतलब जो गति है गाड़ी की वो समान नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे हम, फिर असमान गति बोलेंगे, ठीक है। मतलब जब वस्तु या फिर जो कोई भी पदार्थ है, जो कोई भी वस्तु है, जब वो मतलब एक समान समय में अलग अलग दूरी तय करता है तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, असमान गति कहेंगे। अब इसके बाद हम निकालते हैं औसत चाल, ठीक है। इसके बाद चाल निकाल लेते हैं, चाल क्या होती है, ठीक है। चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। चाल मतलब होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, देखिए अभी यहाँ पर पढ़ना है, गति की दर का मापन, ठीक है। गति की दर को हम कैसे नापते हैं, ठीक है। तो गति की दर का मापन क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। गति की दर का मापन क्या कहलाता है, चाल। मतलब चाल का मतलब ये होगा, कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो वस्तु है, वो कितनी तेज़ी से या कितनी धीरे से गति कर रही है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु जो है वो कितनी धीरे या कितनी तेज़ी से चल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। तो वही हो गया कि गति की दर का मापन क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, ठीक है। चाल का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ रखा सभी ने मैथ्स में, दूरी बटे में क्या होता है, समय, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम को क्या बोलते हैं, चाल, मतलब स्पीड बोलते हैं, ठीक। आगे बात समझ में, ये तो हो गया चाल, ठीक है। अब हमें निकालनी हो औसत चाल, तो क्या करेंगे, औसत चाल का मतलब ये हो गया, तो होता है, सूत्र होता है, ये सूत्र, तय की गई कुल दूरी बटे में कुल समय अवधि, ठीक है। जैसे मैंने ये देखा था, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था, मान लिया कोई गाड़ी है, वो पहले 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है वो 50 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे घंटे में जाती है वो कितना, 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में जाती है मान लिया 60 किलोमीटर का कोई गाड़ी चलती है। अब ये कहा जाए, ये निकालिए गाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इन सभी दूरी का कुल योग निकालिए, यहाँ पर तय की गई कुल दूरी, अगर इन सभी का औसत चाल निकाली तो करेंगे, इन सभी दूरी को जोड़ लेंगे और नीचे बटे में कुल समय आ जाएगा। कुल समय कितना आ जाएगा भाई, 3 घंटे तो हुए, 1 2 3, नीचे क्या आ जाएगा, कुल समय 3 आ जाएगा। और जो दूरी आएगी कुल, उनको यहाँ जोड़ लो, 60 और 40 100 और 50 150, तो 150 बटे 3, तो इसका औसत मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो औसत चाल आई है, ये जो 50 आई, क्या इस गाड़ी की औसत चाल आ गई, ठीक है। जो इस तरीके से हम औसत चाल निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इसमें ना कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, क्योंकि जो चैप्टर है ना आपके गति वाला, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। मतलब न्यूमेरिकल से मैथ में सम करते हैं, उस तरीके से सम आते हैं, इसमें से भी न्यूमेरिकल्स, तो उनको देख लेते हैं कैसे करना होता है। 1 2 क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। एक वस्तु है 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु जो 16 मीटर दूरी तय करती है 4 सेकंड में, और 16 मीटर, और फिर से वो 16 मीटर दूरी करती है 2 सेकंड में। तो बताइए वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। दूरी कितनी है, 16 और समय कितना है, पहले 4 सेकंड ले ली, दोबारा 2 सेकंड ले ली। तो औसत चाल निकल क्या करेंगे, औसत चाल का सूत्र बताया मैंने अभी, तो तय की कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 16 जमा 16, और कुल समय कितना हो गया, 4 और 2 6, तो कितना आ गया, 32 बटे में 6। इसे काट दें, कटेगा 2 3 6, कितना जाएगा 16, तो 16 बटे 3 मीटर पर 30 सेकेंड, ये क्या आ गई, वस्तु की चाल आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं वस्तु का तो चाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चाल का मात्रक क्या होता है, कई बार पूछा गया मात्रक कितना हो चाल का, तो भाई चाल को किसमें नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, इसमें मीटर प्रति सेकंड में। इसके आगे हम देखते हैं दिशा के साथ साथ चाल, ठीक है। अभी तो हमने चाल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। किसे पढ़ेंगे, वेग के बारे में। वेग और चाल में क्या अंतर है भाई, देखो वेग और चाल में बस थोड़ा सा ही अंतर है। वेग में क्या होता है ना, मतलब इसमें चाल के साथ साथ दिशा भी होती है कि वस्तु किस दिशा में जा रही है, मतलब जो कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, कोई ट्रेन है, कोई कार है या बस है, वो किस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। हमें ये तो पता होगा कि उसकी चाल कितनी। मान लिया कोई आपके पास कार है, ठीक है, कोई गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, ठीक है। मान लिया आपके पास कोई कार है, कार जा रही, कार की जो चाल है मान लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
कार इतनी तेज़ी से जा रही है, पर हमें ये तो नहीं पता कार किस दिशा में जा रही है, मतलब उत्तर दिशा में जा रही है, पूर्व में जा रही है, पश्चिम में जा रही है, किस दिशा में जा रही है हमें तो नहीं पता। बस ये पता है उसकी चाल है, ये मतलब इतनी तेज़ी से जा रही है, घंटे में 60 मीटर की स्पीड से चाल से जा रही है, इसे तो चाल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेग की बात करूँ तो वेग में क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कोई कार है वो इतनी चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, किसी भी दिशा में जा सकती है, तो मैं यहाँ पर उत्तर दिशा मान लेते हैं कि मान लिया कोई गाड़ी है, कार है, वो 60 मीटर प्रति घंटे की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, तो हमें ये पता चल गया गाड़ी की चाल के साथ साथ क्या यहाँ पर उसकी दिशा भी दे दी कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है यहाँ पर गाड़ी की वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा का भी पता चलता है कि वो किस दिशा में जा रही है, तो ऐसी तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक, कि जब हमें वस्तु की चाल के साथ साथ जब हम उसकी गति का भी हमें उसकी दिशा का भी पता चले वो किस दिशा में गति कर रही है, तो इसे चाल का, इसे वेग कहा जाता है, ठीक है। सूत्र दोनों का सेम ही है, ठीक है, सूत्र तो वही है जो आपने चाल का सूत्र पढ़ा, दूरी बटे में समय, वही यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। पर हम थोड़ा सा अंतर ये रहेगा, वेग बराबर में यहाँ दूरी ना लिख के क्या लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे में समय, ठीक है, विस्थापन बटे में समय लिख लेंगे वेग का सूत्र, ठीक है। विस्थापन मतलब वही दूरी हो गई बटे में समय, ठीक। ध्यान सुन ली मैं क्या बता रहा हूँ, वेग में सिर्फ इतना अंतर होता है, इसमें गति के साथ साथ उसकी दिशा भी दी होती है कि वस्तु किस दिशा में जा रही है। अगर सिर्फ ये दिया होता 60 किलोमीटर तो हम ये बोलते हैं उसकी चाल है, लेकिन ये बोलेगा गाड़ी है वो 60 किलोमीटर की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, तो इसे अब हम क्या बोलेंगे, गाड़ी का वेग बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसने उसकी दिशा भी बता दी है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो हो गया वेग का सूत्र, विस्थापन बटे में समय। अब इसके बाद आता है कि जो औसत चाल, औसत वेग निकालना हो तो क्या होगा, औसत वेग जैसे हमने औसत चाल निकाली थी, इसका होगा प्रारंभिक वेग जमा में अंतिम वेग बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो प्रारंभिक वेग का कैसे होगा भाई, मान लीजिए कोई गाड़ी थी वो चल रही है, कोई कार है वो चल रही है, ठीक है। पहले माना उस कार की जो चाल है मान लिया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी, ठीक है, और बाद में उसकी जो चाल हो गई कितनी हो गई, मान लिया 10 मिनट बाद उसके चाल देखी तो कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो इस जो चाल पहले थी उसे तो बोलेंगे प्रारंभिक चाल, और मतलब प्रारंभिक वेग, और जो उसकी चाल बाद में हो जाएगी उसे बोलेंगे प्रारंभिक वेग, ठीक है। मतलब जिस स्पीड से कार पहले चल रही थी उसे तो बोलेंगे प्रारंभिक वेग, और जिस स्पीड से कार बाद में चल रही है उसे बोलेंगे अंतिम वेग, ठीक है। जब औसत चाल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सूत्र होता है प्रारंभिक वेग जमा में अंतिम वेग बटे में 2, ठीक है। प्रारंभिक वेग का जो साइन लगाते हैं उसके लिए हम लेते हैं यू साइन, और जो अंतिम वेग का साइन लगाते हैं उसके लिए लेते हैं वी, ठीक है। यू का मतलब होगा प्रारंभिक वेग, जब कोई भी वस्तु चलना आरंभ करती है तो उसकी स्पीड को या उसकी चाल को या उसकी मतलब उसकी जो वेग होता है उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और जब कोई वस्तु चलना बंद करती है उस समय जो उसकी जो वेग होता है या उसकी जो चाल होती है उसे बोलते हैं अंतिम वेग, इसका साइन होता है वी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका औसत चाल निकाल करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम वाले को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास इसका औसत वेग आ जाएगा, ठीक है। और मात्रक क्या है इसका, वही है, ठीक है, क्या, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन वगैरह है न्यूमेरिकल करते समय जो आते हैं वो दूर हो जाएं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें उदाहरण दे रखा है, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। अच्छा भाई, ओडोमीटर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडोमीटर क्या होता है, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, चाहे मोटरसाइकिल में देख लें आप, कार में देख लें, बस में देख लें, ट्रेन में तो नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन कार में, बस में, ठीक है, और आपके बाइक वगैरह में, स्कूटी में, सब में लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ये दिखाता है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी। 2 मीटर होते हैं, एक ओडोमीटर होता है, ठीक है, और एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, 2 पढ़ेंगे आप। एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, जो तुम्हें बताया, जो हमें ये बताता है गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है ना, होती है ना सुई, या फिर वो मतलब जैसे हम बाइक चलाते हैं तो जितनी तेज़ी से चलाते हैं उतने पे हमारा सुई का कांटा दिखता है कि भाई इतनी चाल से आप चल रहे हैं, इतनी स्पीड से आप चल रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्या होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली। ओडोमीटर क्या होता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को नापने के काम आता है, ठीक। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन है हमारे पास, यात्रा शुरू करते समय कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था। मतलब यात्रा शुरू करते समय, मतलब उसकी जो आरंभिक जो दूरी है वो कितनी है, 2000 किलोमीटर है, और यात्रा समाप्ति पर उसकी जो ओडोमीटर में रीडिंग आती है वो आती है 2400 किलोमीटर। तो पहले ये चेक करो उसने कुल दूरी कितनी तय करी। तो चालू करने से, चलने से पहले उसकी दूरी ओडोमीटर दिखा रहा था 2000 किलोमीटर, और चलने के बाद कितनी दूरी दिखा रहा है 2400 मीटर। तो उसने कितनी दूरी तय करी, 2400 में से 2000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, यह जाएगा 400 मीटर, कितना जाएगा 400 मीटर, ठीक है। इसे हम इस क्वेश्चन को अगले पेज पे करते हैं।
ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे कि आरंभिक जो उसने दूरी तय करी थी वो 2000 थी और अंतिम थी 2400। तो 2400 में से क्या करेंगे, 2000 को माइनस कर देंगे तो ये क्या जाएगा 400 मतलब किलोमीटर की उसने दूरी तय करी। फिर आगे बोलता है यदि इस यात्रा में उसे 8 घंटे लगे, कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे लग रहे हैं तो समय कितना हो गया भाई, 8 घंटे का हो गया, 8 घंटे। क्या पूछा है, क्या निकालो, तो कार की औसत चाल निकालो किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में। औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जो भी आपके पास मतलब दूरी है उसको समय से भाग कर देंगे, चाल निकालनी है। ठीक है, तो चाल का सूत्र पता है आपको क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी हो गई भाई 400, समय कितना आपके पास 8, तो 400 को हमने 8 से भाग कर दिया, 8 पंजे 40, ये आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, ये वाला आंसर। फिर उसने आगे पूछा किस में निकालो, मीटर प्रति सेकंड में भी निकालना। किस में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दे रखा आंसर आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इसको बदलना है किलोमीटर को मीटर में, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो इसको 1000 से गुना कर दिया। फिर घंटा लिखा, हमने बदलना है सेकंड में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, तो 3600 से इसको भाग कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ये। ठीक है, इसे काट दें, 5 2 से काट दें, 2 पंजे 10 और 18 दूनी 36, तो 50 गुना में कितना आ गया, 5 बटे में 18। ठीक, अब इसको आगे हल कर लें तो कितना काट पीट के आंसर आ जाएगा, ये 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, उसकी औसत चाल आ गई। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब आप हमेशा आगे ध्यान रखना, अगर कहीं भी किलोमीटर प्रति घंटा है, कभी भी चाल आ जाए किलोमीटर प्रति घंटा को, उसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में। कभी भी किसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो जो भी चाल दे रखी होगी उसको गुना कर देंगे 5/18 से। ठीक है, क्या करना है, उसे 5/18 से गुना कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया 5/18, ये यहाँ से आया ना भाई। हमने क्या करा था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था, उसको बदलना था मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो हमने इन दोनों को यहाँ रख लिया, ऊपर नीचे काटा तो 5/18 बचा यहाँ से। तो मतलब किसी भी किलोमीटर को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा सीधा। ये याद रखो क्या करने को, हमें ऊपर 1000 लिखे, फिर नीचे ये लिखें, फिर से काटे पीटने, सीधा 5/18 से गुना कर दो, काट पीट लो, जो आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो आप हमेशा यही याद रखना है, जब भी किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमेशा उसको 5/18 से गुना कर दें, तो आपका सीधा जो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक, ये तो देखा हमने किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर आपके पास दे रखा आंसर आ जाए मीटर प्रति सेकंड में, पूछा जाए किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, तो क्या करेंगे, जो भी आपके पास चाल दे रखी होगी उसे कर देंगे 18/5 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 18/5 से। तो अब जो आंसर आएगा वो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। ठीक है, इसके उल्टे से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ठीक है, तालाब कितने मीटर लंबा है, 90 मीटर लंबा। ठीक है, इसको यहाँ बना देते हैं डायग्राम, ताकि आपको क्वेश्चन समझाता रहूँ मैं साथ साथ। यहाँ से देख लेते हैं इसे। देखिए अब क्वेश्चन में क्या आ गया, उषा क्या है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। तालाब है लंबा मीटर, ठीक है, 90 मीटर लंबा तालाब बनाया हमने। इसकी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 90 मीटर की है। ठीक है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, एक साइड से दूसरी साइड जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ गई, ए से बी की तरफ 90 मीटर, और फिर वापस बी से ए की तरफ आती है। मतलब पहले जब जाएगी तो 90 मीटर दूरी तय करेगी, फिर जब वापस आएगी तो फिर से 90 मीटर दूरी तय करेगी। तो इस दौरान में कुल दूरी कितनी तय करती है, 180। मतलब दूरी तो दे रखी है, कितनी हो गई, 180 हो गया भाई, 2 बार में ना 80 90 90 180 मीटर हो गया। और वह कह रही है इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल बताओ और औसत वेग बताओ। चाल भी निकालनी है और वेग भी निकालना है। ठीक है भाई, तो अब क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पर जब चाल निकालनी है तो चाल का सूत्र क्या बताया था, क्या होता है भाई, चाल का सूत्र आपने पढ़ा है ना, क्या बताया था, दूरी बटे में समय, है ना। तो दूरी बटे में क्या लिखना है, समय। और दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक 180 भाई, और समय कितना दिया उसने, 1 मीटर दिया। और 1 मीटर में कितने से 1 मिनट दिया, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, नीचे 60 लिख लिया, 60 0 0 काट दिया, 6 से काट दिया। तो चाल कितनी आ गई, 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसने पूछा क्या निकालो आगे,
उसका वेग भी निकालना है, ठीक है, औसत वेग। तो भाई वेग का सूत्र क्या बताया था मैंने, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विस्थापन लिखते हैं, फिर दूरी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे में क्या आएगा, समय। और विस्थापन का मतलब क्या होता है भाई, कि आरंभिक बिंदु और आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे इस डायग्राम में, तो ए से उसने चलना चालू किया था, ए से बी पर गया, वापस बी से ए पर आ गई, मतलब उसका आरंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है, वो भी ए है। आरंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु दोनों ए हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो विस्थापन का जीरो हो जाएगा ना भाई, क्योंकि विस्थापन में हमने ये पढ़ रखा है कि जो आरंभिक बिंदु होगा और जो अंतिम बिंदु होगा, इनके बीच सबसे कम दूरी होगी, उसी को तो बोलते हैं विस्थापन। अब जब दोनों बिंदु इसी जगह पर है, अंतिम बिंदु भी यही है और चलना भी और जो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, जीरो हो गई ना। तो विस्थापन कितना हो गया, जीरो, और समय कितना है, 60, तो 0/60 कितना आ गया, जीरो। तो वेग कितना आ गया इसका, 0 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो चलते हैं फिर आगे, ठीक है। आगे है आपके पास वेग में परिवर्तन की दर, इसे क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। मतलब किसी भी वस्तु का जो वेग है वो कितनी तेजी से समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो वेग है वो कितना समय के साथ साथ जितनी तेजी से परिवर्तित होता है, उसे त्वरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर किसी भी वस्तु की जो वस्तु का जो वेग है वो कितना परिवर्तित हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा देखो, त्वरण यहाँ पे लिखा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिलरेशन, ठीक है। एसिलरेशन थोड़ा मैं इंग्लिश में बता दूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। एसिलरेशन, अब भाई एसिलरेशन शब्द सुना है कहीं आपने, नहीं सुना, सोचिए। अच्छा आपने कभी सुना है एसिलरेटर, सुना हो एसिलरेटर, रेस शब्द तो सुना होगा, रेस, है ना। तो कहाँ होता है रेस, गाड़ियों में होती है रेस, या फिर गाड़ियों में बोलते हैं भाई एसिलेटर दे, रेस खींच, या फिर वो, है ना। तो एसिलेटर आता है ना, बाइक में भी होता है, कार में भी, स्कूटी में, बस में, सब में होता है। जब एसिलेटर खींचते हैं तो हमारी गाड़ी क्या होती है, बहुत तेज़ी से भागती है। मतलब हमारी जो गति है वो पहले से, मतलब हमारी जो गति जो होती है वो पहले से बढ़ जाती है, होता है, ऐसा नहीं होता है ना। और अगर एसिलेटर छोड़ देंगे तो हमारी जो गति पहले से कम हो जाती है ना। वो जो एसिलेटर जो हम हाथ से बाइक में घुमाते हैं, स्कूटी में घुमाते हैं, गाड़ियों में पैर से दबाते हैं, बस में, कार में, है ना, उसका काम क्या होता है, वो हमारी गति को कम या तेज़ करने का काम आता है ना। या तो उससे हमारी गति कम हो जाती है, उसे छोड़ देंगे, या उसे दबा के रखेंगे, खींचेंगे तो हमारी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एसिलेटर का काम क्या, हमारे वेग को कम या ज़्यादा करने के काम आ रहा है, ठीक है। हमारे वेग को, हमारी चाल है उसको कम या ज़्यादा करने के काम आ रहा है, ठीक है। तो अब उसी एसिलेटर वर्ड से बना है एसिलरेशन, और एसिलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है, क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण का मतलब क्या हो गया, त्वरण का मतलब ये तो हो गया कि भाई किसी भी वस्तु की जो गति है वो कितनी तेज़ी से बदलती है, उसे त्वरण कहा जाता है ना। अगर हमने ये देखा गाड़ी में या बाइक में, अगर हम एक्सीलरेटर देते हैं तो हमारी बाइक की स्पीड बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है ना, हमारी स्पीड बहुत तेज़ी से बदल जाती है। तो एक्सीलरेटर से वर्ड बना एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। मतलब कि किसी भी वस्तु की जो गति है वो कितनी तेज़ी से बदलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। लिखा है ऊपर भी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग जो है कितनी तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। या फिर एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की जो माप है उसे बोलेंगे त्वरण। सूत्र क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर बटे में लिया गया समय, ठीक है। अब ये कैसा होता है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, और अभी जब आप बाइक चला रहे हैं, अभी आपकी जो चाल है वो मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और कुछ समय के बाद आपकी चाल हो जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो जो आरंभिक चाल होगा, इसे तो ये जो पहले वाली चाल थी इसे तो बोलेंगे क्या, आरंभिक चाल, इसका साइन क्या होगा, यू, ठीक है। और अब जो चाल है ये कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे क्या बोलेंगे, अंतिम चाल, इसका साइन होगा वी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें क्या निकालना हमें निकालना त्वरण का सूत्र क्या था, वेग में परिवर्तन, मतलब कितना चेंज आया गाड़ी की स्पीड में। पहले गाड़ी की चाल 40 थी, अब गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, 60 होगी। तो चेंज कितना आया भाई, चेंज कैसे निकालेंगे, 60 में से 40 को माइनस करेंगे ना, तो मतलब क्या करेंगे, v में से u को माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, v माइनस यू, और बटे में क्या लेंगे, समय। जब भी तो पता चलेगा कितनी तेज़ी से चेंज हुआ समय, मतलब कितनी तेज़ी से हमारी गति बदली है, बटे में आ गया t, ठीक है। और तो त्वरण का साइन होता है a, तो a बराबर आ गया v माइनस यू बटे में t,
आई बात समझ में। v क्या है, अंतिम चाल है, u क्या है, प्रारंभिक चाल है, t क्या है, मतलब उन चाल को चेंज होने में कितना समय लगा वो, ठीक है। तो त्वरण का सूत्र बन गया v माइनस यू बटे में t। v माइनस यू क्या है, वेग में परिवर्तन है भाई, कितना परिवर्तन आया, 60 में से 40 माइनस शुरू के बाद जाएगा परिवर्तन, और कितने समय में आया परिवर्तन, और हमने टाइम यहाँ लिख दिया नीचे, ठीक है। और ये सूत्र बन गया त्वरण का, a बराबर में v माइनस यू बटे में t। यहाँ देख रहे हैं आप, ये रहा a इक्वल टू v माइनस यू बटे में t, ठीक। आगे बात समझ में। अब आता है भाई त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है भाई, तो देखिए भाई इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, देखिए इसको भी समझा देता हूँ मैं, कई बच्चों को दिक्कत होती है मात्रक कैसे निकालते हैं ना। देखिए ए लिखा हुआ, ए लिख लिया, ऊपर क्या भाई चाल लिखी है, वी माइनस ये तो चाल है, चाल का तो देखिए चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और बटे में नीचे क्या लिखा है टाइम, टाइम का मात्रक कितना होता है सेकंड। अब इस एस नीचे लिया है तो एम, ये वाला एस और ये वाला एस दोनों मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, या फिर ऐसे लिख लो एम स्लैश एस स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ऐसे लिख लिया एम, एस को ऊपर ले जाएंगे इस पावर -2 हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। ये वही ये तो हमने ये देखा, ये तो ये त्वरण का मात्रक आ गया, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। चलते हैं आगे फिर। अब आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु जो है सीधी रेखा में चलती है और इसका जो वेग है वो वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है। मतलब वो कोई वस्तु है वो सीधी रेखा में चल रही है, मतलब कोई गाड़ी है वो सीधी रेखा में चल रही है, और इसका जो वेग है वो समान समय अंतराल में समान रूप से घट रहा है, मतलब इसकी जो स्पीड है मतलब वो इक्वल टाइम में बार बार इक्वल चेंज आ रहा है उसमें बार बार, है ना। तो इस प्रकार का जो त्वरण होगा गाड़ी में, उसे वस्तु में, उसे बोलेंगे क्या, उसे हम बोलेंगे समान त्वरण, ठीक है, एक समान त्वरण कहेंगे उसे। और मान लेते हैं कि अगर वस्तु की जो गति है वो बार बार कम या ज़्यादा हो रही है, और उसका कोई कभी कभी बहुत स्पीड, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, कभी गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जा रही है ना। तो अब जो गाड़ी में जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, असमान त्वरण होगा, असमान, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा देखो, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। मान लीजिए मैंने बताया ना, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले तो मान लिया हमारी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। या फिर मान लीजिए कि एकदम से हमारी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, फिर एकदम से ज़्यादा, और एकदम से कम, एकदम से ज़्यादा हो रही है, तो एक्सीलरेट जो त्वरण होगा वो भी तो एकदम से कम, एकदम से ज़्यादा, एकदम से कम, एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो त्वरण हो रहा है वो एक समान नहीं हो रहा त्वरण, है ना। तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा, जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से गिर रही है एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक तो पहले इधर का कोई मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो एक समान गति से नीचे गिरेगी, ठीक है, मतलब उसका जो त्वरण होगा उसके अंदर एक समान त्वरण होगा, ठीक है। दूसरी और एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है, जैसे मैंने बताया ना, अगर कोई वस्तु है उसका वेग कभी कम कभी ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर जो त्वरण होगा वो भी कभी कम कभी ज़्यादा होगा। इस प्रकार के त्वरण को हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण कहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे, यहाँ पर कुछ त्वरण के क्वेश्चन दे रखे हैं, न्यूमेरिकल जिसे हम कहते हैं, उनको हल कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, समझते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। देखिए विराम अवस्था से, जब कोई भी वस्तु विराम अवस्था से चलना आरंभ करती है ना, तो इसका मतलब ये है उसकी जो आरंभिक चाल होगी वो होगी हमेशा जीरो। क्या लेंगे उसको, जीरो लेंगे। यू का मतलब बताया था ना क्या होता है, आरंभिक चाल, ठीक है। जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना आरंभ करेगी तो उसकी जो आरंभिक चाल को हमेशा क्या लेंगे, जीरो लेंगे। आरंभिक वेग या आरंभिक चाल जो भी आप लेंगे, ठीक है। और 30 सेकंड में समय कितना हो गया, 30 सेकंड, टी हो गया 30 सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, ठीक है। मतलब ये क्या होगी, उसकी अंतिम चाल होगी 6 मीटर प्रति सेकंड, ये हाँ 0 मीटर प्रति सेकंड है। अब उसने बोला है वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है, फिर क्या करता है, ब्रेक लगा देता है, और उससे साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। पहले तो हमने ये निकालना है, जब उसकी साइकिल की चाल पहले 0 थी और 30 सेकंड के बाद उसकी इतनी होगी, तो बताइए वहाँ पर कितना त्वरण हुआ। तो सूत्र कितना है भाई, ए बराबर में v माइनस यू बटे में टी। तो यहाँ पर बस ए और v और u का मान है, तो v का मान कितना है यहाँ पर 6, u का मान कितना है 0, बटे में टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो 6/30 कितना आ गया 1/5। 1/5 मतलब क्या, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो उसकी आ गई क्या, ये तो उसका
त्वरण आ गया जब उसकी जो चाल है वो बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसने आगे पूछा है अगर वो ब्रेक लगा देता है 5 सेकंड के बाद उसकी चाल इतनी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ब्रेक लगाने से पहले गाड़ी की चाल कितनी थी, वो तो ये थी ना 6 मीटर प्रति सेकंड वाली, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद ही तो उसकी स्पीड कम होगी। तो आरंभिक चाल ये ले लेंगे, ऐसे केस में क्या लेंगे, यू कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आई बात समझ में, क्यों लिया हमने यू को 6, क्योंकि अब दूसरा वाला केस निकाल रहे ना, जब ब्रेक लगा देता तब उस ब्रेक लगाने के बाद उसकी चाल जब कम हो जाती तो बताना कितना त्वरण हुआ है। तो ब्रेक लगाने से पहले तो चाल ये थी, तो इसको हम बोलेंगे यू, और ब्रेक लगाने के बाद कितनी चाल हो गई 4, तो वी हो गया कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब हमें निकालना है इसका त्वरण निकालना, तो क्या करेंगे भाई, सूत्र तो भैया ए बराबर में वी माइनस यू बटे में टी। तो ए लिख लिया, वी कितना है 4, यू कितना है माइनस का 6 बटे में टी कितना है 5, तो कितना आ गया -2 बटे में 5, ठीक है। मैं इसका पॉइंट में निकाले कितना जाएगा -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया उसका मतलब, ये आ गया राहुल की साइकिल में इतना त्वरण हो रहा होगा जब ब्रेक उसने लगाई। ठीक, अब यहाँ पर माइनस में क्यों आया त्वरण, त्वरण जो है भाई वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बता दूँ मैं आपको, जो त्वरण है ये जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है त्वरण, और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। अब प्लस में कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे जो प्लस में आया था, अगर जो प्रारंभिक वेग है, जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होगा तब तो त्वरण आएगा प्लस में। देखिए यहाँ पर अंतिम वेग कितना था 6 और प्रारंभिक वेग था 0, अंतिम वेग जो था वो प्रारंभिक वेग से ज़्यादा था, इसलिए त्वरण किस में आया, प्लस में आया। और अगर वस्तु का जो आरंभिक वेग है वो ज़्यादा है और अंतिम वेग काफ़ी कम है, तो जो वस्तु का त्वरण आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए ना पैसे माइनस में आया, ठीक है। और जीरो कब आएगा, जब उसका अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों समान होंगे तब तो जीरो आएगा। मतलब 6 में से भाई जीरो कब आ सकता है, जब ऊपर संख्या जीरो आएगी, तो 6 में से अगर 6 घटाएंगे जब तो जीरो आएगा। अगर अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों बराबर होंगे जब ऐसे केस में त्वरण कितना होगा, जीरो होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हमें इसके आगे पढ़ना है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। क्या पढ़ना है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ना है। मतलब जो गति के जो 3 नियम हैं उन नियमों को हम पढ़ेंगे ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो ग्राफ के माध्यम से पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम गति के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राफ में मुझे पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, मतलब दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। कि दूरी और जो समय के बीच में कैसे ग्राफ बनेगा। दूरी मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, और समय मतलब हो गया टाइम, ठीक है। इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला जो ग्राफ बनता है, देखिए वो क्या बनेगा, मैं इसे अपनी कॉपी पे समझाता हूँ कैसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले जब दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले आएगा कि जब वस्तु विराम अवस्था में, तो हमें बनाना दूरी और समय के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस साइड हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एक इधर एक्स अक्ष पढ़ते हैं ना, मैथ्स में ग्राफ बनाया होगा आपने, एक एक्स अक्ष लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाई अक्ष बनाते हैं, कुछ इस तरीके से ग्राफ पढ़ रखे हैं ना आपने, ग्राफ मैथ्स में बनाया होगा आपने, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन मतलब बिंदु होता है, ठीक है, मूल बिंदु, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, जब वस्तु के विराम अवस्था में, ठीक है। तो इस एक्स अक्ष पे तो हमने क्या ले लेना है, समय ले लेना है, मतलब टाइम, ठीक है। और ये जो वाई वाला जो अक्ष है ना, इस पर क्या ले लेंगे, हम दूरी ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाना है आपने, तो एक्स वाले अक्ष पे आपने समय ले लिया और वाई वाले अक्ष पे हमने क्या ले ली, दूरी ले ली, ठीक है। यहाँ पे 0 है दूरी, ठीक है। यहाँ पे मान लिया 2 मीटर है, यहाँ पे मान लिया 4 मीटर है, या फिर 20 मीटर मान लो, ये 40 मीटर मान लो, ये 60 मीटर मान लिया, ये मान लिया 80 मीटर ये दूरी, ठीक है। समय मान लिया 0 है, फिर 2 मीटर मान लिया, 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड मान लिया समय अपनी तरफ से, ठीक है। अब हमने मान लिया, उसने क्या बोला कि वस्तु कैसी विराम अवस्था में, मतलब वस्तु चल नहीं रही, वस्तु जितनी दूर रखी थी, जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर समान बनी हुई है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मान लिया कोई वस्तु है वो 40 मीटर की दूरी पर रखी हुई थी, अब समय तो चल रहा है, समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो नहीं बदल रही, ठीक है। उसको टेबल से एक टेबल बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा ग्राफ ऐसा क्यों बनाया मैंने, ऐसे ग्राफ क्यों बनेगा, ठीक है। तो ऊपर तो लिख लेते हैं हम दूरी, नीचे लिख लेते हैं समय, टी से हो गया समय, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, जब टाइम 0 है, मतलब टाइम 0 सेकंड है, तब भी वो वस्तु कहाँ पे रखी हुई, 40 मीटर दूरी पर रखी हुई, यहाँ रखी हुई है। फिर टाइम रखा 2 सेकंड, जब भी कहाँ पे वस्तु 40 मीटर दूरी पे। फिर टाइम रखा 4 सेकंड, जब भी वो कहाँ पर है, 40 मीटर दूरी पर है। फिर टाइम रखा हमने 6 सेकंड, फिर जब भी कहाँ वो 40 मीटर दूरी पे। फिर टाइम 8 सेकंड, जब भी वस्तु कहाँ पर रखी हुई, 40 मीटर दूरी पर रखी हुई। तो क्या देख रहे हैं, टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है, 0 से 2, 4, 6, 8 तक पहुँचे, लेकिन उसकी जो वस्तु की स्थिति वो नहीं बदली। वस्तु तो 40 मीटर दूरी पर रखी थी, तो वहीं पर रखी हुई है ना, वहीं पर रखी हुई। तो
इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो पहला बिंदु ये हो जाएगा 0 और 40, तो 0 कहाँ पर है, ये है, और 40 यहाँ पर, हम पहला बिंदु लगा, फिर दूसरा बिंदु क्या 2 और 40, मतलब समय कितना लेना है 2 और दूरी कितनी लेनी 40, तो इस साइड से हम यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ बिंदु लगाएंगे और ये आगे दूसरा बिंदु आपके पास, फिर क्या 4 और 40, तो 4 और 40 ऐसे बन जाएगा तीसरा बिंदु, फिर 6 और 40 तो यहाँ लगाएंगे, फिर 8 और 40 इस तरीके से, है ना। और इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो मिलाने पर लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। ये एक्स अक्ष हो गया, इसके समानांतर बन रहा है ग्राफ, देख रहे हैं आप, ठीक है। सिंपल सा बनाएंगे, बस ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ लिया समय, यहाँ आ जाएगी दूरी, मतलब डी से दूरी होगी, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका जो दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनेगा वो हमेशा समय वाले अक्ष के समानांतर बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके दूसरे वाले केस पर। अब देखना है हमारा नेक्स्ट है, जब वस्तु एक समान गति कर रही हो, मतलब एक समान गति से वस्तु चल रही हो, ठीक है। यहाँ पर तो हमने पढ़ा वस्तु विराम अवस्था में चल ही नहीं रही थी। अब हमें कह रहा वस्तु चल तो रही लेकिन उसकी गति कैसे एक समान है ना। मान लिया जैसे कोई गाड़ी है वो 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, कोई गाड़ी है, बाइक है, वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती रहेगी, ठीक है। उसकी गाड़ी चाल में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में दूरी और समय के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो क्या सोचेंगे इसके लिए कैसे ग्राफ बन सकता है, देखिए फिर। तो यहाँ पर तो ग्राफ बनाने के बाद हमें लेना है, एक्स एक्स पे आपने समय ले लिया और वाई एक्स पे आपने क्या ले ली, दूरी ले ली डी, ठीक है। यहाँ 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। साइड सेकंड ले ली, ये साइड हमने दूरी ले ली। यहाँ 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये 60 मीटर, 80 मीटर, यहाँ 100 मीटर ले लिया हमने, ठीक। हमने ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ग्राफ बनाने से पहले एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ हमारा ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है। टेबल हमने यहाँ बना लिया इस तरीके से कुछ है। अब देखिए यहाँ पर इधर दूरी ले ली हमने d, टाइम ले लिया t, ठीक है। अभी हमने मान लिया टाइम कितना 0, तो दूरी भी कितनी होगी 0 की वस्तु की, ठीक है। टाइम बढ़ाया हमने 2 सेकंड के बाद हम मान लिया वस्तु ने दूरी तय कर ली 20 मीटर की। फिर 4 सेकंड टाइम बाद देखा तो उसने दूरी तय कर ली कितनी 40 मीटर की। फिर 6 सेकंड के बाद देखा वस्तु ने दूरी तय कर ली कितनी 60 मीटर की, ठीक है। फिर 8 सेकंड के बाद देखा उसने 80 मीटर दूरी तय कर ली, ठीक है। फिर हमने 10 सेकंड के बाद देखा वस्तु ने 100 मीटर दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हर बार जो दूरी में परिवर्तन आ रहा है, कैसा आ रहा है, एक समान परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब गाड़ी क्या कर रही है वो एक समान गति से चल रही है, इसका मतलब है, ठीक है। एक समान गति का मतलब यही होता है कि जो वस्तु है वो बार बार इक्वल समय मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का समय का अंतर कितना है, 2 सेकंड का अंतर है। 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 20 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ समय अंतराल कितना है, 2 सेकंड का। फिर से उसने दूरी कितनी तय करी, 20 मीटर फालतू तय करी ना। हर बार 2 सेकंड में 20 मीटर फालतू दूरी तय कर, मतलब 20 मीटर दूरी तय कर रही है, मतलब एक समय, मतलब समय समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ इन पॉइंट जो हमने यहाँ लिखे हैं इनको हम यहाँ पे इन्हें खींच लेंगे या यहाँ पे बनाएंगे। कैसे, डी कितना है 0, टाइम भी कितना है 0, तो पहला बिंदु तो ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, दूरी कितनी है 20 और समय कितना है 2 सेकंड। 20 ये रहा, समय 2 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा बिंदु। फिर समय कितना है 4 सेकंड, दूरी कितनी 40 सेकंड, तो 40 और 4 ये यहाँ पे मिल गया। फिर दूरी कितनी है 60 मीटर और समय कितना है 6 सेकंड, इसको हमने यहाँ से मिलाया ऐसे और ये बिंदु आ गया आपके पास। फिर मतलब यहाँ से लाइन खींचते हैं, जैसे लाइन खींचते हैं, जहाँ भी दोनों लाइनें मिल जाती हैं वहाँ पे बिंदु आ जाएगा आपका, ठीक है। अब समय है 8 सेकंड और दूरी है 80 मीटर, जिसको हमने ऐसे मिलाया तो ये आ गया आपके पास। फिर समय है 10 सेकंड और दूरी है 100 मीटर, तो ये हमने मिलाया। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, जो सीधी लाइन बनेगी ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये जब वस्तु एक समान गति में होगी तो समय और दूरी के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे बना सकते हैं, यहाँ टाइम हो गया, इधर दूरी हो गई, ये ग्राफ बन गया इसका इस तरीके से, ठीक है। ऐसा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं फिर आगे। अब हम ये देख लेते हैं, जब कोई वस्तु असमान गति कर रही है तो हमें देखना है उसका दूरी और समय के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा जब वस्तु विरामावस्था में थी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जब वस्तु एक समान गति कर रही थी। अब हमने पढ़ना है जब वस्तु क्या कर रही है, एक समान असमान गति कर रही है, मतलब कभी तो उसकी गति ज़्यादा हो जा रही है, कभी वस्तु की गति कम हो जा रही है, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो भाई इसके लिए सिंपल सा ग्राफ देखिए क्या करना है। यहाँ तो आपने दूरी ले ली, समय ले लिया, इस साइड हमने दूरी ले ली, ठीक है। यहाँ तो 0 हो गया, ठीक। क्या करना होता है ऐसे केस में, जब असमान गति होगी तो ग्राफ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बन जाएगा ग्राफ, ध्यान रखना आपने। मतलब कभी तो स्पीड ज़्यादा हो रही, कभी कम हो जा रही है ना, मतलब
चाल जो है वस्तु की कभी तो कम हो रही, कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनाना है आपने, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। ये आपने याद याद कर लेना है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं फिर। देखिए भाई, अब हमने पढ़ना आगे वेग समय ग्राफ। वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाना है, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। उसका पहला केस ये है जब वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, मतलब वस्तु की जो चाल है वो एक समान है, तो बताना है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे दो लाइनें खींचनी पड़ेंगी आपको, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। ये वाई एक्स एक्स पे तो हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, ठीक है। इधर इधर क्या ले लेंगे हम, चाल ले लेंगे, सॉरी वेग ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वेग की बात कर रहे थे, ठीक है। जो हम वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं, वेग ले लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पे ये मान लिया 0 है इसका, ठीक है, ओरिजिन ओ। अब यहाँ पे टाइम हो गया 2 सेकंड, ये 4 सेकंड मान लिया, 6 सेकंड, इसको 8, ये 10 सेकंड मान लिया, ठीक है। और चाल मान ली, इसकी जो वेग है गाड़ी का, वस्तु का, मान लिया कि 20 मीटर है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि चाल तो हमेशा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ 20 लिख दिया, ये 40 है, ये 60 मान लिया, फिर ये 80, ये क्या है, वस्तु की चाल है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। अब उसने बोला है जो वस्तु कैसे कर रही है, एक समान चाल से गति कर रही है, मतलब उसकी जो चाल है वो बदल नहीं रही। अगर कोई गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, 60 की स्पीड से चलेगी, मतलब उसकी स्पीड कम है, उसकी जो चाल है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए आपने सबसे पहले टेबल बनानी, ताकि आप ग्राफ समझ में आ जाए ऐसा क्यों बनाया हमने, ठीक। तो यहाँ तो आपने लिख लिया चाल ऊपर, या फिर वेग लिख लेते हैं ऊपर, नीचे लिख लेते हैं समय, मतलब टाइम। तो टाइम तो ऐसे क्या होगा भाई यहाँ पर कि मान लिया अभी समय 0 है, पर जो मान लिया जो गाड़ी है वो एक समान गति से चल रही है, तो मान लिया पहले से ही वो 60 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब मान लिया टाइम कितना है, 2 सेकंड, जब उसका वेग कितना है गाड़ी का, अभी भी 60 मीटर प्रति सेकंड है। टाइम कितना है, 4 सेकंड, अभी भी उसका वेग कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड है। समय मान लिया 6 सेकंड है, अभी भी गाड़ी का जो चाल है या वेग है वो 60 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, समय तो बार बार परिवर्तित हो रहा है, समय तो लगातार चेंज होता चला रहा है, लेकिन जो गाड़ी की जो चाल है, जो स्पीड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना। तो गाड़ी की चाल कितनी, 60 ही। तो इस यहाँ पे जो बिंदु हमने यहाँ लिखे, इनको यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला बिंदु क्या, 0 और 60। तो टाइम कितना 0 और चाल कितनी 60, तो यहाँ पे जाएगा, ये दोनों बिंदु यहाँ मिल जाएंगे, ये आगे पहला। फिर टाइम कितना 2 सेकंड और चाल कितनी, वेग कितना 60, तो 2 और 60 इसको यहाँ ऐसे मिला लें, आगे दूसरा बिंदु। फिर टाइम कितना 4 सेकंड और वेग कितना 60, तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। फिर टाइम कितना है 6 सेकंड और चाल कितनी है 60, तो इसको हमने यहाँ से मिला लिया इस तरीके से, तो ये आगे बिंदु। अब इन जब चारों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये रेखा बन जाएगी सीधी सी, ठीक है। मतलब ये देखा, जब कोई एक वस्तु एक समान गति में होती है तब जो ग्राफ कैसा बनता है, उसका वेग समय जो ग्राफ बनता है वो क्या, समय अक्ष के समानांतर बनेगा। ये समय अक्ष से समानांतर बन गया ग्राफ, मतलब ऐसे बना दिया ना। ये टाइम हो गया, यहाँ पे इतनी मतलब वेग हो गया आपके पास। अब यहाँ पे जब वस्तु एक समान गति में है, एक समान गति चल रही है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा इस एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब चलते हैं इसके फिर केस नंबर 2 पर। देखिए भाई, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं वस्तु अगर एक समान त्वरित गति से गतिमान हो, मतलब उसका अंदर जो त्वरण हो रहा है वो एक समान त्वरण हो रहा है, ठीक है। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वस्तु जो है उसके अंदर एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण तो हो रहा है पर एक समान त्वरण हो रहा है, मतलब उसकी जो चाल है वो लगातार एक समान गति से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। जैसे कि मान लिया कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है, उसकी जो चाल पहले थी कितनी, 40 थी, पहले मान लिया 0 थी, फिर 0 से बढ़े कितनी हो गई, मान लिया 20 हो गई, ठीक है। फिर 20 से कितनी हो गई, 40 हो गई, 40 से कितनी हो गई, 60 हो गई, 60 से 80 हो गई, मतलब उसकी चाल लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक समान अंतर आ रहा है बार बार। देखिए पहले कितना अंतर था, पहले अंतर आया 20 का, फिर 20 का, फिर 20 का, फिर 20 का, है ना। मतलब उसके अंदर जो त्वरण, मतलब जो परिवर्तन आ रहा है ना, एक समान परिवर्तन आ रहा है बार बार चाल में, ठीक है। तो इस प्रकार अगर ऐसा हो रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा वेग और समय के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो लाइनें खींचनी होती है ना, एक एक्स अक्ष के, एक वाई अक्ष के लिए, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हम क्या लेना है, समय, और वाई अक्ष पे क्या लेंगे, हम वेग ले लेंगे, ठीक है। इसके ग्राफ बनाने से सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे ताकि हमें ग्राफ समझ में आ जाए ऐसे हमने क्यों बनाया, ठीक। ये बना लिया हमने, यहाँ पे लिखेंगे वेग, यहाँ लिख लेंगे समय, मतलब टी। अभी समय 0 है तो वेग भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब समय कितना है 0, अब वेग कितना हो गया, सॉरी समय हो गया 2 सेकंड, वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड मान लीजिए, ठीक है। फिर समय हुआ 4 सेकंड, तो वेग कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। समय हुआ 6 सेकंड, ये हो गया कितना 60 मीटर प्रति सेकंड। फिर समय हुआ 8 सेकंड, ये हो गया कितना 80 मीटर प्रति सेकंड,
ठीक। तो यहाँ तो हम समय ले लेंगे 0, 2, 4, 6, 8। इस साइड क्या ले लेंगे हम, इसका वेग ले लेंगे कितना, 20, 40, 60, 80। ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, आगे देखिए इसके कि भाई उसने ये तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए अब गाड़ी के अंदर त्वरण तो हो रहा है भाई, उसकी स्पीड चेंज तो हो रही, इसका वेग जो चेंज तो हो रहा है। देखिए पहले 0 था, फिर 0 से 20, 40, 60 जैसे, लेकिन चेंज कैसा आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है कैसा आ रहा है, एक समान परिवर्तन आ रहा है, 20-20 का अंतर आ रहा है बार बार। ठीक है, इसलिए इसे ये बोलेंगे एक समान परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, त्वरण में तो उसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा देखिए। तो पहला पॉइंट बिंदु है 0, 0, तो यहाँ लगा लिया 0, 0 यहीं पर। दूसरा क्या है 2 और 20, मतलब समय कितना है 2 और वेग कितना है 20, तो ऐसे बनेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। फिर समय कितना है 4 और वेग कितना है 40, तो ये 4 और ये 40, ये बना लिया हमने। फिर समय कितना है 6 और वेग कितना है 60, इस तरीके से। फिर समय कितना है 8 और वेग कितना है 80, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जब इन सभी बिंदुओं का आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए सभी बिंदुओं आपस में मिला दे तो एक लाइन आ गई आपके पास इस तरीके से बन के। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु जो है वो एक समान त्वरित गति से चलेगी या गतिमान होगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, मतलब एक सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे हम इस तरीके से। यहाँ समय ले लेंगे, इधर ले लेंगे उसका वेग। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं फिर इसके आगे। देखिए भाई, अब है जब वस्तु का वेग घट रहा है, मतलब किसी वस्तु के जो वेग है वो घट रहा है, मतलब जब हम ब्रेक लगा देते हैं ना, ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, मतलब जब आप गाड़ी से जा रहे हैं है ना, या साइकिल पे जा रहे हैं, कहीं पे जाते किसी चीज़ से भी जाते हैं, तो उसमें ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है लगातार, मतलब जो वेग होता है चाल होती है लगातार घटती चली जाती है। तो वही बता दें आपकी वस्तु का वेग घट रहा है तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखिए भाई, सिंपल सा ग्राफ बनेगा। टाइम यहाँ लेना है आपने, वेग तो यहाँ लेना आपको पता ही है। अब वेग तो आपके पास पहले से कुछ होगा, मान लीजिए 0 के यहाँ पे वेग मान लो 60 की स्पीड से आप जा रहे थे, 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप जा रहे थे, आपने ब्रेक लगाई गाड़ी में, तो अब क्या होगा, अब उसका वेग धीरे धीरे कम होता चला जाएगा टाइम के साथ साथ, है ना। तो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, मतलब स्पीड कम होती जा रही है, मतलब इसलिए ग्राफ ऊपर से बनाएंगे। अगर जब चाल बढ़ती है तो नीचे से ग्राफ बनता है, लेकिन जब चाल पहले से ही हो और जब कम होने पर आ रही हो, मतलब ब्रेक लगा रहे हैं तो चाल धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो ग्राफ इसलिए ऊपर से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे तरफ ऐसे हमने बना दिया ये इस तरीके से। ठीक, ऊपर से नीचे बनेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु का वेग घट रहा है। पहले से उसके पास वो स्पीड थी 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही थी कोई गाड़ी, ब्रेक लगाया तो उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पीड लगातार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी ना, और यहाँ आगे 0 हो जाएगी इस समय पर। यहाँ पे कुछ समय होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ समय होगा, मान लीजिए 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। ठीक है, इसलिए ग्राफ ऊपर से नीचे तरफ ऐसे बनेगा। ठीक, अब लास्ट केस है इसका, जब वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो रहा है, मतलब वस्तु का जो वेग है उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कैसा परिवर्तन, असमान परिवर्तन। मतलब कभी तो जो वेग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी वेग बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ ले लिया आपने समय, यहाँ ले लिया आपने वेग। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, कभी तो स्पीड बढ़ जा रही है, जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, ग्राफ ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब घट रही है तो फिर नीचे की तरफ फिर बढ़ रही है, फिर ऊपर की तरफ फिर घट रही है, फिर नीचे की तरफ फिर बढ़ रही है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपके पास। ठीक, अब हमें आगे पढ़ना है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, देखो क्या है, गति के नियम के ना 3 समीकरण हैं। गति के जो हैं, गति के 3 समीकरण हैं। कौन कौन से, एक तो पहला समीकरण है v बराबर में u जमा u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर में u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है u t s बराबर में u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में होता है 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण है, ये गति के समीकरण हैं। हमने ये तीनों समीकरण सिद्ध करने हैं ग्राफीय विधि, ग्राफ की सहायता से हमने ये तीनों समीकरण सिद्ध करने हैं। ठीक है, अब कहेंगे भाई हम सिद्ध क्यों करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो, ये जो गति के समीकरण है ना, इनकी सहायता से हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के रूप में उनको हम हल कर पाएंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये समीकरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब अगर आप आगे पढ़ने के बाद अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें तो इन समीकरणों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पर अभी हम सबसे पहले ग्राफीय विधि से ये समीकरण बनाना सीखेंगे, उसके बाद इनको फिर इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको हल करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन समीकरणों को बनाना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जब ये समीकरण बनाते हैं ना, तो इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम।
तो ये हमने ग्राफ बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला जो एक्स अक्ष है इस पर तो हमें क्या लेना है, समय अंतराल लेना है, ठीक है। और जो वाई अक्ष है इस पर हमें क्या लेना है, इस पर हमने लेना है वेग लेना है, ठीक है। मतलब वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाएंगे, फिर उसकी सहायता से हम ये तीनों समीकरण हल करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपने यहाँ क्या करना है, इधर तो हमने समय ले लिया, तो इधर हमने क्या ले लिया, वेग लेना है इस एक्स अक्ष पे, ठीक है। मान लिया कोई वस्तु है और उस वस्तु का कुछ आरंभिक वेग है, मतलब कोई वस्तु कुछ गति से चल रही है, ठीक है। तो उसको हमने ग्राफ बनाना, अभी समय कितना 0 है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ आरंभिक गति पहले से ही है, ठीक है। तो समय यहाँ 0 होगा, कोई वस्तु का आरंभिक वेग है पहले से, अभी वो, ठीक है, आरंभिक वेग पहले से ही है उसके पास, ठीक है। तो आरंभिक वेग होगा तो यहीं पर दिखाएगा 0 पे, है ना। आरंभिक वेग तो हम 0 टाइम पे लेते हैं। तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक का जो आरंभिक वेग है वो कितना, मान लिया u है, यहाँ तक का, ठीक है। अब उसके बाद मान लिया अब उसकी जो वस्तु की जो चाल है या फिर जो उसका वेग है वो समय के साथ साथ लगातार चेंज होता है, लगातार परिवर्तित होता चला जाता है। तो क्या होगा, अब पहले तो वेग तो यहीं पर फिक्स था, पहले तो इतना ही वेग था उसका आरंभिक वेग, लेकिन अब समय के साथ साथ उसका जो वेग है वो बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। ये बिंदु मान लिया हमने ए और ये मान लिया क्या है, बिंदु बी है। और मान लिया कुछ समय के बाद उसका जो आरंभिक वेग है वो यहाँ पहुँच जाता है, मतलब यहाँ पहुँच के v बन जाता है, कितना बन जाता है v, ठीक है। पहले कितना वेग था उसका u था, और कुछ समय के बाद t समय के बाद उसका जो वेग है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम यहाँ नीचे से मिला लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे समानांतर लाइन खींच लेंगे इसके, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम कुछ d, इसका नाम रख देते हैं हम c नाम देते हैं इस बिंदु को। ये तो t तो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, जो भी समय लगेगा, ठीक। सबसे पहले हमने ग्राफ ही बनाना है, ठीक है। अभी ग्राफ बन गया, इसकी सहायता से हमने ये तीनों चीज़ें हल करनी है, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो मैंने बताया ओ ए क्या है, तो आरंभिक वेग हो गया भाई, ठीक है। और जितना ओ ए है उतना ही क्या होगा, ये सी डी भी होगा, ये पॉइंट है डी, ठीक है। जितना ये ओ ए है वो सी डी के बराबर होगा, क्योंकि ओ ए और जो सी डी क्या है, ध्यान से देखेंगे क्या बना, आयत बन रहा है, मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ओ ए किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर है। आगे बात समझ में। और ओ ए है कितना, यू, तो ये भी कितना हो गया यू, मतलब ओ ए और सी डी किसके बराबर है, यू के बराबर है, ठीक है। आगे बात समझ में। बाकी देखें ऐसी ए डी और ओ सी भी बराबर होंगे, ए डी और ओ सी क्यों, क्योंकि ये भी आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर है किसके, ओ सी के। और ये कितना है भाई, ओ सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, टी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, टी, यहाँ से यहाँ तक का, ये भी बोल लिया आपने टी, ठीक। अब सबसे पहले हमने जो पहला समीकरण है इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहला समीकरण कितना है, v बराबर में u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, इसे इंग्लिश में तो बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो v बराबर में u प्लस ए टी, ठीक। तो हमें ये सिद्ध करना है, कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम निकालें, सूत्र लगाएंगे त्वरण का। त्वरण का सूत्र क्या होता है भाई, पता है आपको, वेग में परिवर्तन, मतलब है ना, वेग में परिवर्तन बटे में क्या आता है, समय आता है नीचे। देखिए वेग में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है। वेग में परिवर्तन निकालना है हमने इसका, ठीक। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, अब देखिए भाई, तो पहले कितना वेग था, पहले तो वेग था ये वाला ओ ए, है ना। और अब कितना वेग है उसका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बी सी। तो अगर बी सी में से मैं ओ ए को माइनस कर दूँ तो ये पता चल जाएगा, मतलब वेग में कितना परिवर्तन आया, पहले वेग था उसका यू, अब कितना वेग वी, यहाँ से यहाँ तक का बी सी पूरा, है ना। तो पहले लिखेंगे बी सी, लिखेंगे बी सी में से क्या माइनस करेंगे, ओ ए, और समय कितना है भाई, समय तो टी है, ठीक है। अब देख लिया यहाँ पर, देखिए बी सी किसके बराबर, बी सी कितना है भाई, ये पूरा कितना है, वी है ना, यहाँ से यहाँ तक चाल कितनी है, चाल वेग तो इस पर दिखा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेग है, मतलब ये वी आ गया आपके पास, तो बी सी का मान हो गया वी, ठीक है। बी सी किसके बराबर है, वी के बराबर है, ये पूरा है वी के बराबर, ठीक। तो जहाँ पर बी सी लिखा हुआ हमने वी लिख लिया। ओ ए कितना, आप देखिए ओ ए कितना है, ओ ए यू के बराबर है, ठीक है, लिया यू, और बटे में कितना है टाइम टी। तो ए बराबर कितना आ गया, वी माइनस यू बटे में टी। अब क्या निकाल, अब हमने क्या करें, इस टी को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो टी है वो यहाँ से जाकर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये ए इंटू में टी बराबर आ गया वी माइनस का यू। इस माइनस यू को इस यहाँ से घुमा के इधर ले जाएँ, इधर से हटा के इधर ले जाएँ, तो कितना जाएगा, ये यू
प्लस ए टी बराबर में कितना आ गया v, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, v को पहले लिख लिया और u प्लस ए टी को बाद में लिख लिया, तो ये आ गया समीकरण आपके पास v बराबर में u प्लस ए टी। ये हो गया आपके पास जो पहला समीकरण था गति का, वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब हमने इसका जो दूसरा समीकरण है वो भी सिद्ध करना है। ये देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए दूसरा समीकरण है s बराबर में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, तो यहाँ लिख लेते हैं s बराबर में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s का मतलब होता है यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर दूरी होता है इसका मतलब, तो ठीक है दूरी होता है, इसका मतलब है दूरी। तो अब यहाँ ये बात देखिए, हमने क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। जब किसी वस्तु की चाल जो है वो u से v तक परिवर्तित हो गई है, तो हमने ये निकालना है, बताइए यहाँ से यहाँ तक का कितनी उसने दूरी तय करी है। ठीक है, जब वस्तु मतलब इस ग्राफ से हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की चाल पहले u थी, अब कितनी हो गई v हो गई। अब ये पूछा जाए कि इसका दूरी निकालो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्राफ आप देख रहे हैं इस ग्राफ से क्या निकालेंगे, हम इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाएगा वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना जो बातें बता रहा हूँ मैं, कि ऐसे केस में आपको करना पड़ेगा ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्षेत्रफल। देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऊपर क्या देख रहे हैं, ऊपर तो एक क्या बन रहा है, ऊपर त्रिभुज बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, आपके पास दूरी आ जाएगी। ठीक है, लिखेंगे s बराबर में आगे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी बी, लिखेंगे त्रिभुज, साइन बना लिया हमने त्रिभुज का, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, जमा में क्या करेंगे, ये जो नीचे आयत दे रखा है ओ ए डी सी, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए डी बी का निकालेंगे क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, समकोण त्रिभुज है, तो सूत्र क्या होगा फिर क्षेत्रफल का, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, ये वाला आधार कितना है ए डी, ऊंचाई कितनी लेंगे, ये वाली ऊंचाई लेंगे ना, ये त्रिभुज ऊंचाई कितनी है बी डी, प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल पढ़ रखा आपने, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी ए डी, चौड़ाई कितनी है इसकी ओ ए। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इन सब के मान यहाँ पे रख दो। ए डी कितना है आपके पास, टी है, टी रख दिया हमने। बी डी कितना है, बी डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी डी कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा मान तो दे रखा है वी है, बी सी का मान दे रखा है वी, यहाँ से यहाँ तक वी है पूरा। अगर बी सी में से अगर मैं सी डी घटा दूँ, इस पूरे बी सी में से क्या कर दूँ, सी डी को घटा दूँ तो बी डी बचेगा। भाई इस पूरी बी डी है, बी सी है, इसमें से ये घटा दूँ तो ये लाइन बचेगी, यही तो चाहिए हमें। तो पूरा कितना वी, ठीक है, उसमें से क्या घटा दूँ, ये घटा दूँ सी डी, और सी डी किसके बराबर है, ओ ए के, लिखा था ना हमने, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ओ ए बराबर सी डी के यू, मतलब ये भी यू है, ये यू है तो ये भी यू हो गया, तो मतलब वी में से अगर मैं यू घटा दूँ तो ये बच जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो आगे बात समझ में, तो बी डी कितना आ गया, वी माइनस यू आ गया, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे बी डी की जगह पे क्या आएगा, वी माइनस यू आ जाएगा। जमा में ए डी फिर से कितना है टी, और ओ ए कितना है, ओ ए कितना है यू है आपके पास। ठीक, इसको आगे हल करते हैं, देखिए क्या आएगा फिर, देखिए 1/2। अब देखिए आंसर में क्या चाहिए आपको, सीधे क्या करना है, एस बराबर में यू टी चाहिए, यू टी तो आ रहा है, देखिए रहा यहाँ पर अलग से। अब क्या चाहिए यहाँ पर, 1/2 चाहिए, वो भी आ रहा है, टी चाहिए, टी भी आ रहा है, पर वी माइनस यू तो नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर आ रहा है वी माइनस यू नहीं चाहिए ना, तो मतलब वी माइनस यू का मान निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। वी माइनस यू का मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए जो पहला समीकरण हमने हल किया था, यहाँ पे क्या आया था, वी माइनस यू का मान कितना आया था, 80 आया था ना वी माइनस यू का मान, तो वी माइनस यू की जगह पे क्या लिखेंगे, अब 80 लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर में 80 चाहिए प्रूफ करने, इसलिए वी माइनस यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 80, और प्लस में कितना है u इंटू में टी, तो एस का कितना आ जाएगा 1/2, 80 इंटू में टी कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर, जमा में यू टी, एस को यू टी को पहले लिख लें और 80 1/2 80 स्क्वायर लिख लें बाद में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिद्ध हो गई, ये गति का जो समीकरण है इसका दूसरा भी हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके तीसरे वाले पे।
तो हमारे पास जो तीसरा समीकरण था ना वी स्क्वायर माइनस यू बराबर में 2s, इसको हल करना है, मतलब ये से सिद्ध करना है हमने, ठीक है। तो इधर भी क्या आ रहा है आपके पास s आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या निकालेंगे हम, दूरी का सूत्र लगाएंगे, मतलब s निकालना है। अब मतलब इस ग्राफ की सहायता से हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो जब भी कोई आपके पास वेग और समय का ग्राफ दे रखा हो और उसमें दूरी निकालनी हो, तो आप क्या करें, वहाँ पर जो भी क्षेत्रफल ग्राफ बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे, हाँ क्षेत्रफल फिर से निकालेंगे। तो अब जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे। देखिए हमने जो इससे पहले किया था, जो दूसरा समीकरण सिद्ध किया, यहाँ पर भी हमने क्षेत्रफल निकाला, पर ठीक है, पर यहाँ पे सूत्र हमने अलग लगाया। यहाँ पे लगाया हमने ये जो ऊपर त्रिभुज बन रहा था, नीचे आयत बन रहा था, इन दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लिया आपस में, तो इसका आंसर ही आया। पर अब हमें क्या कुछ और लेके आना, हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए, तो हम फिर से लगाएंगे क्षेत्रफल का सूत्र। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और सूत्र लगाएंगे, और वो सूत्र क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये वो बन रहा है ट्रेपीजियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, समलंब कहते हैं हिंदी में, समलंब, याद हो आपको, समलंब कहते हैं, ठीक है, समलंब कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, समलंब बन रहा है आपके पास। देखिए ध्यान से, समलंब क्या होता है, ये देखिए ध्यान से, बन रहा है समलंब, ऐसे बनाते हैं समलंब को। समलंब मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जो आमने सामने की अपोजिट भुजाएं, विपरीत भुजाएं समानांतर, केवल दो भुजाएं बस, ठीक है। इस तरीके से बन रहा है, देखिए ये वाली भुजा इसके समानांतर है, पर ये समानांतर नहीं है, तो क्या हो गया, ये समलंब बन गया, ठीक है। ऐसे पढ़ा होगा आपने मैथ्स में कुछ इस तरीके से, ऐसे ये दो भुजाएं आपस में दूसरे समानांतर होती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, समलंब कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल पढ़ रखा है, क्या होता है, यहाँ लिखेंगे s बराबर में, हिंदी में लिखना था, ठीक है। तो लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल लिख देते हैं, समलंब का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सर, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र याद है किसी को, देखिए सूत्र क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में क्या आता है, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा का योग गुना में होता है दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। दोनों जो समानांतर भुजाओं के बीच की कितनी ऊंचाई है वो ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, s बराबर में 1/2। समानांतर भुजाएं कौन सी, देखिए इस डायग्राम में, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें समानांतर भुजाएं कौन सी, ये वाली और ये वाली भुजाएं समानांतर हैं, कितना, OA और BC। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ पे OA, जब हमें BC पे योग करना है, गुना में ऊंचाई, दोनों के बीच की ऊंचाई कितनी, ये वाली ऊंचाई है ना, ऊंचाई मतलब दोनों के बीच कितनी दूरी है, सॉरी OC नाम रखेंगे अभी, फिर बाद में मान रखेंगे इसका। तो 1/2, OA का मान कितना है भाई, OA कितना है आपके पास, U है, देखें आप ध्यान से, OA कितना है, U, ठीक है। तो U आ गया, BC कितना है, पूरा का पूरा V है, OC कितना है, ये है T। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है s बराबर में वी स्क्वायर माइनस यू बराबर में 2s। अब इसमें कहीं t तो नहीं आ रहा, पर आपके पास तो इसमें t आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर t का मान रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से यहाँ से t हट जाए और हमें यहाँ से मिल जाए। t का मान कहाँ से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे पहले समीकरण से। कैसे, देखिए यहाँ से कितना आया था, ये देखिए ये समीकरण लिखा था ना आपने, a बराबर में था v माइनस यू बटे में t, यहाँ से t का मान निकालें कैसे, t को इधर ले जाए, a को यहाँ लिया, तो कितना आ जाएगा, t बराबर में v माइनस यू बटे में a, यह जाएगा t का मान, अगर नहीं आएगा भाई, t को इधर ले गए, a को यहाँ लिया, तो t का मान आ गया v माइनस यू बटे में। तो जहाँ पर आपने t लिखा उस पर ये लिखेंगे v माइनस यू बटे में a, इसकी जगह पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए s बराबर में 1/2 u प्लस v, और t की जगह आ जाएगा v माइनस यू बटे में a, ठीक है। अब क्या करें, u प्लस वी लिखें या फिर v प्लस यू लिख दें, एक ही बात है ना, आगे भी लिख दिया हमने, तो यहाँ पर v माइनस यू बटे में a। अब ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, वो लगाते हैं यहाँ पर। तो 1/2, तो a की जगह पे कितना आएगा b स्क्वायर, b की जगह पे कितना आएगा u स्क्वायर बटे में कितना हो गया a। अब ये 2a जगह इधर s से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 2as, ठीक है। तो ये हमने अब क्या कर दिया, हमने जो तीसरा समीकरण था वो भी सिद्ध कर दिया, ठीक है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको ये जो तीनों समीकरण है समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है ना, तो आप क्या करना है, वीडियो के बार पीछे करके फिर से देख लेना, ताकि आपको जो डाउट है अच्छे से दूर हो जाए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैंने करके दिखाया ना सिद्ध करके, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए आप इसे ज़रूर समझिए और करके देखिए, 2-3 बार आप करके देखेंगे, दिमाग में सेट बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम चल लेते हैं इसके कुछ जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन समीकरणों के आधार पर, उन क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके समझा देता हूँ कैसे कैसे करना होता है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब यू का मान कितना रखेंगे आप, 0 रखेंगे, ठीक है। यू का मान 0 हो गया। और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त करती है। 5 मिनट है, मतलब टाइम कितना हो गया, 5 मिनट। और वेग कितना हो गया उसके बाद, फाइनल जो अंतिम वेग कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे में मैंने बताया था ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, 5 मीटर 18 से गुना करके, ठीक है। तो वो कर लेंगे हम आगे। आगे बोल रहा है क्या निकालिए, मान लें त्वरण एक समान है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। क्या निकालिए, फिर परिकलन कीजिए, त्वरण बताइए कितना होगा। इस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, पहले तो त्वरण निकालें, कितना त्वरण आया, ठीक है। फिर बताएं उस वेग को प्राप्त करने के लिए गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमने क्वेश्चन यहाँ रख रखा, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यू का मान क्या रखना है भाई, 0 रखना है, ठीक है। टी का मान कितना है, 5 मिनट है। मिनट को चेंज कर लेंगे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, ये 300 सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। वी का मान कितना आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड, से 5 मीटर 18 से गुना कर देंगे, 18 से 72 कट जाएगा 4 पे, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले इसका त्वरण निकालना है। त्वरण का सूत्र क्या है भाई, ए बराबर में वी माइनस यू बटे में टी, ठीक है। ये सूत्र पढ़ रखा है आपने। तो ए निकालना है, वी का मान कितना है 20, यू का मान कितना है 0, टी का मान कितना है 300 सेकंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 20 बटे में 300, काट दें इसे, कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका आ गया त्वरण, ठीक है। अगर त्वरण, अब उसने आगे बोल रखा है क्या निकाली, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकाली। अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास जो 3 समीकरण पढ़े हमने, एक तो पढ़ा v बराबर में u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हमने, s बराबर में यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हमने पढ़ा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2as के। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी कैसे पता लगेगा। देखिए इसने बोला है क्या करना है, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी देखिए कौन से समीकरण में, पहले में s दे रखा है, ऐसा मतलब दूरी होता है, इसमें है दूरी, इसमें तो है, मतलब ये पहला समीकरण तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। फिर दूसरा समीकरण देखिए, इसमें भी s आ रहा है, इसमें भी s आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई समीकरण अब इस्तेमाल किया जाएगा दूरी निकालने के लिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या मान दिया हुआ, u का मान है आपके पास, ठीक है 0, v का मान पता है आपके पास, a का मान पता है आपके पास, t का मान पता है। मतलब अगर हम चाहें तो इस वाले समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, कि u का मान हमें पता है। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं समीकरण में जो जो चीज़ें लिखी क्या उनके मान हमें मालूम है। s का मान हमें निकालना है, ठीक है। u का मान पता है कितना है 0, ये रहा 0, ठीक है। फिर t का मान कितना है, ये भी पता है हमें 300 सेकंड है। a का मान हमने निकाल लिया 1/15, t का मान हमें फिर से पता है। तो अगर ये समीकरण लगाएं तो इससे हम दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, क्यों, यहाँ पे v का मान हमें पता चल चुका है 20 है, u का मान 0 था, a का मान पता, हमने s का मान निकाल, दोनों में से कोई सा भी समीकरण अब यहाँ पे लगा सकते हैं और इससे इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, चलो हम इसी से निकाल लें, ठीक है। एस वाले से यू टी जमा में कितना है ये 1/2 ए टी का वर्ग। तो यू कितना आपके पास 0, टी का मान कितना है 300, ठीक है, जमा 1/2, ए का मान कितना है, ए का मान आया था 1/15 गुना में टी का वर्ग, टी कितना 300 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3 3 9, ठीक है। और 4 0 कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे तो ये तो भाई पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा ये 1/2 गुना में 1/15 गुना में कितना है ये आ जाएगा, ठीक है 90,000। और 15 से इससे काट देंगे, 15 6 90 होता है, ये कट गया, 1 2 3 0 लगा दिए हमने यहाँ पर, 2 से काट दें इससे कितना आ जाएगा 3000। तो कितना आ गया 3000 मीटर आ गया, ठीक है। मीटर में तो आ गया 3000 मीटर, अगर इससे किलोमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक। और इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ताकि आपको जो डाउट है ना कि भाई कैसे कैसे समीकरण इस्तेमाल करने हैं, समीकरण कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, वो एकदम से क्लियर हो जाए, ठीक। चलते हैं अपने फिर अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर की चाल से
3600 मीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है तो ज्ञात कर इसका त्वरण कितना होगा, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। सबसे पहले उसने क्या बोला, कोई कार है एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में, तो समय कितना हो गया 5 सेकंड। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि समय कितना है 5 सेकंड है। उसने बोला पहले उसकी चाल कितनी थी 18 किलोमीटर प्रति सेकंड थे, पहले थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलने मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करें भाई, क्या बताया था ना, किलोमीटर को प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने लिया करेंगे। 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसने दूसरी जो चाल दे रखी दूसरी वाली, ये होगी आपकी अंतिम चाल, ठीक है। तो ये कितना 36, इसको बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुना करेंगे, 18 से काट दें 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। अब क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण का सूत्र फिर से पता आपको, क्या बताया, v माइनस यू बटे में टी, वही लगा देंगे हम दोबारा से। v कितना है आपके पास 10 और u कितना है 5, बटे में टाइम कितना है 5 सेकंड। तो 10 में से 5 गया 5, बटे में 5 काट दिया, आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास त्वरण। फिर आगे क्या पूछता है क्वेश्चन में, उसने ये पूछ रखा है, ये बताइए उसके द्वारा उसने उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। मतलब 5 सेकंड में कार ने कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देखें, अगर हम उसने बोला उतने समय में उसने कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो दो सूत्र हैं आपके पास, s बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जिसके अंदर दूरी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है कितना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2vs। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा लगेगा, ठीक है भाई, दोनों है, अब दोनों में से कौन सा लगेगा। अब देखिए, अब उसने बोला टाइम वाला कि कितने समय में, है ना। अगर हम चाहें तो वैसे तो किसी से भी निकाल सकते हैं, ऐसे इस वाले से चाहें तो पहले वाले से भी निकाल सकते हैं, दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम चाहे पहला समीकरण लगा लें चाहे दूसरा, और किसी से भी हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। चलो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला समीकरण इस्तेमाल किया था, अभी ये वाला समीकरण इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या निकालना है, देखिए हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। तो u और v का मान हमें पता है, पहले ये चेक कर लेते हैं समीकरण निकालने से पहले, ये समीकरण का इस्तेमाल करने से पहले। u का मान पता है, v का मान पता है। अगर हमें u और v का मान ना पता हो ना, दोनों में से किसी एक का मान दे रखा होता मानो u का, तो हम ये वाला समीकरण लगाते, ये नहीं लगाते फिर, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं v का मान कितना रखना है 10, ये समीकरण लगा रहे हैं इसको। तो v का 10, u का मान कितना है 5, बराबर में कितना है 2, a का मान कितना आया 1, s का मान हमें निकालना था। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 2 गुना में 1 2 और इंटू s 2s आ जाएगा। 100 में से 25 का कितना आएगा 75, बटे में बराबर में 2s। अब s का मान निकालना कितना आ जाएगा, s बराबर 75 बटे में 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, दूरी आ गई कि जो कार है वो 5 सेकंड के अंदर इतनी दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए तो उतने समय में तय की गई दूरी गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक, मतलब अब हमें गाड़ी से जा रहे थे और हम अब हमें ब्रेक लगा दी, ठीक है। अब ब्रेक लगाने पर उसमें जो त्वरण हो रहा है, इतना त्वरण हो रहा है। तो मान लेते हैं गाड़ी जो 2 सेकंड के बाद रुक जाती, तो बताना है कि त्वरण लगाने मतलब ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी रुकी है 2 सेकंड के अंदर, तो उससे कितनी दूरी तय करी, 2 सेकंड के अंदर उसने कितनी दूरी तय कर ली, वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दे रखा है त्वरण, मतलब a का मान दे रखा है कितना 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड दे रखा है, ठीक है भाई। निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, तय की गई दूरी, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम सूत्र लगाएं तो मतलब 3 समीकरण पढ़ रखे आपने, v बराबर में u प्लस AT, दूसरा है s बराबर में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as, ठीक है। अब हम तीनों में से हमें देखना है यहाँ पर कौन सा समीकरण काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें हमें निकालना क्या है, दूरी निकालनी है, तो s निकालना है। अब देखिए पहला वाला समीकरण तो यहाँ पर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पे s निकालना है और s का मतलब s निकालना है, तो यहाँ पर s है ही नहीं, समीकरण तो काम करेगा ही नहीं। फिर अगर हम देखें दूसरा समीकरण काम करेगा क्या, यहाँ पर देखो कर सकता है, कैसे, s का मान निकालना है, दे रखा है, u का मान हमें नहीं पता, चलो u का मान पता है, क्यों, क्योंकि जो गाड़ी है वो क्या हो रही, u का मान अभी हमें पता नहीं, u का मान हम देखते हैं निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे t का मान दे रखा है और a का मान पता ही हमें, ठीक है। तो देखते हैं पहले हम u का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो u का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई v का मान पता है आपको, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुक गई है, तो v का मान 0 हो गया, v का मान मतलब दिया हुआ था आपके पास, ठीक है।
अगर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाएगी तो v का मान 0 हो गया। तो v पता है आपको, a पता है, t पता है, तो क्या निकालें, u निकालें इस वाले समीकरण से। ठीक है, तो v बराबर में क्या है, u प्लस ए टी, वी का मान रखा 0, u का मान निकालना है, a का मान कितना है 6 और t का मान कितना रखा आपने 2। ठीक है, कितना जाएगा ये u 6 दूनी कितना जाएगा 12, u का मान कितना जाएगा -12 मीटर प्रति सेकेंड। u आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या निकालना है, s निकालना। देखिए अगर s का u का मान पता चल गया, t का मान पता है आपको 2 है और a का मान कितना 6, इसमें रख दें समीकरण में तो s का मान निकल जाएगा। तो s लिखेंगे s बराबर में। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर भी इसका मान रख के यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप दोनों में से कोई सा भी समीकरण इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो s का मान निकालना, u का मान कितना हो गया -12। ठीक है, t का मान कितना है भाई 2 सेकेंड 2 प्लस 1/2, a का मान कितना है 6 और गुना में t का वर्ग, t मतलब 2 का वर्ग हो गया समय का। ठीक है, अब -12 दूनी 2 कितना 24 हो जाएगा, ये 1/2 गुना में 6, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 दूनी 4 तो -24। ठीक है, और कितना 6 दूनी 12, -24 और प्लस का 12 कितना आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 मिनट देख लेता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी है क्योंकि यहाँ पर त्वरण क्या, यहाँ ब्रेक लगा रहे थे ना, जो त्वरण क्या लेंगे माइनस में लेंगे। ठीक है, जब भी त्वरण जो त्वरण होता है जब वो गति के विपरीत दिशा में काम करता है तो त्वरण को हम माइनस में लेते हैं। हम ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगाने पर त्वरण काम तो करेगा लेकिन माइनस में काम करेगा। तो ए का मान आपने यहाँ पर माइनस में लेना, -6 आएगा, यहाँ पर -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 को जब आप 2 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, -12 को उधर लेके जाएंगे तो +12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 24 आएगा प्लस में। और ठीक है, यहाँ पर a का मान रखेंगे -6, तो ये आंसर आएगा तो 12 लेकिन ये प्लस में आएगा 12। मतलब जो गाड़ी है वो रुकने से पहले क्या करेगी, 2 सेकंड के अंदर 12 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको ये तीनों समीकरण के ऊपर क्वेश्चन बता दिए, कैसे कैसे हमें हल करने, कैसे सोचना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम फिर अपने अगले टॉपिक पे। और हम इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट है टॉपिक ये, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। इसका मतलब ये होता है जब कोई वस्तु क्या कर रही है, जब कोई वस्तु मतलब वृत्तीय पाथ पर गोल गोल घूम रही है और एक समान गति से घूम रही है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, एक इसे बोलेंगे वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, जैसे एक बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, एक बच्चा क्या कर रहा है, पत्थर को रस्सी से बांधकर उसे गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस पत्थर की जो गति है वो क्या है, एक तो पत्थर कैसे घूम रहा है, गोल मतलब वृत्त के आकार में घूम रहा है, और कैसे घूम रहा है, एक समान गति से घूम रहा है। इसलिए यहाँ पर जो गति होगी इस पत्थर की वो क्या कहलाएगी, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं, जब कोई वस्तु क्या करती है, वृत्तीय गति में मतलब वृत्त वाले पाथ पे घूमती है, वृत्त पे घूमती है, और उसके हमें चाल निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, तो चाल का सूत्र पता है आपको क्या होता है भाई, v बराबर में क्या होगा, दूरी बटे में समय। ठीक है, v बराबर दूरी बटे समय। और दूरी क्या लेंगे, जब वस्तु वृत्त के पाथ वृत्त पे घूम रही है तो वृत्त की दूरी लेंगे। वृत्त के इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मान लीजिए वृत्त है तो वृत्त की बाहर वाली लाइन से क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। पढ़ रखा है ना परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है, परिधि 2πr होती है, क्या लिख देंगे 2πr, और नीचे क्या रख देंगे, समय लिख देंगे। ठीक है, मतलब जितने समय में अपना चक्कर पूरा करेगी। अब ऑटोमेटिक आ गया, तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु है वो वृत्तीय गति में है, वृत्त पे चल रही है, तो हम उसकी चाल को निकाल सकते हैं 2πr/t। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है आज ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में जानकारी दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहा हो ना, वीडियो के अंदर कोई चीज़ ना समझ आई हो या फिर आप और एक्स्ट्रा पूछना चाह रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आपको जो भी आपका डाउट है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।